ये माइक वाइक तैयार है? हेलो हेलो। हाँ। हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की क्लास में। ये माइक चेंज किया है हमने आज, थोड़ा सा आपको कल प्रॉब्लम हो रही थी तो ये माइक हमने थोड़ा सा बदला है। ठीक है, आज तो इसको अलग तरीके से पहनना पड़ रहा है। ठीक है, ये पीछे से मेरी चोटी नज़र आ रही है तो मैं इसको पीछे कर लेता हूँ। चलिए, तो बच्चों कल हमने जो है ग्लैंड्स तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कल बच्चों हमने ग्लैंड्स तक कंप्लीट कर लिया था और कुछ बच्चों के डाउट आए थे कि सर हेट्रोक्राइन ग्लैंड तो एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा है, तो हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड का जो आइडिया है ये आपके एंडोक्राइन वाला जो चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में उसमें दे रखा है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें ये दे रखा है। जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें पेंक्रियास के बारे में ये मेंशन कर रखा है। तो बेटा अब अपन दो चीजें यहां पढ़े हैं और एक चीजें अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, पेंक्रियाज में जाकर वहां पर तो मेरे को ये लगा कि आप है एनसीईआरटी का ही पॉइंट। ठीक है ना, हम एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी चल रहे हैं। हमने एनसीईआरटी के बाहर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कभी कुछ बताया ही नहीं है। अनटिल अनलेस वो किसी पीवाईक्यू में आया हुआ हो तो हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को अगर वो किसी क्वेश्चन में आ रखा है तो ठीक है। अगर कोई पॉइंट किसी क्वेश्चन में नहीं आ रखा तो फिर हम उसको आगे नहीं लेते। फिर हम उसको क्यों लेंगे जब वो पिछले 10 साल में कभी आ ही नहीं रखा, एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो हम उसको क्यों पढ़ेंगे? कोई पर्पज़ ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो पेंक्रियास वाला पॉइंट था, हेट्रोक्राइन ग्लैंड वाला जो पॉइंट था बेटा, वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड वाला पॉइंट जो है अपन को केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम उसमें देखने को मिलेगा। और टेस्टिस और ओवरी जो है बेटा वो भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, वो अपन को रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती क्या है और उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, क्योंकि आगे ये आएगा ही आएगा। ठीक है ना, ओके। चलिए, पहली बात तो बच्चों ये हो गई। ठीक है, ये वाली बात थी। और कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे सर आप जो है स्टीरियोसीलिया नहीं पढ़ा रहे। स्टीरियोसीलिएटेड एपिथीलियम बेटा अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी अपने कोर्स में नहीं है। जब एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं कर रखा तो अपन क्यों पढ़े अननेसेसरी। ठीक है, फिर तो अनलिमिटेड पढ़ने का बेटा कोई स्कोप ही नहीं है। पढ़ते रहो अनलिमिटेड पढ़ते रहो। 2 घंटे की जगह 3 घंटे की क्लास कर लो, 4 घंटे की कर लो। अपन को बेटा टाइम भी देखना है और अपन को कंटेंट भी देखना है कि भाई कंटेंट अपन वही कवर कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशनड हो। ठीक है ना, एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिखी होगी तो हम उसको समझ के चलेंगे, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, पर कोई मेंशन ही नहीं है तो अपन क्यों अननेसेसरी टाइम खराब करेंगे, है ना। चलिए, तो बच्चों आज की अपन क्लास को चालू करते हैं। अपन ने बेटा सिंपल एपिथीलियम जो है कल खत्म कर लिया था। ठीक है, सिंपल एपिथीलियम अपन ने कल खत्म कर लिया था, जिसमें अपन ने सिंपल स्क्वामस, सिंपल सिंपल कोलुमनार, सिंपल क्यूबॉइडल, फिर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम, सीलिएटेड एपिथीलियम, ग्लैंडुलर एपिथीलियम, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ये अपन ने सारा खत्म कर लिया। ये सारा सिंपल एपिथीलियम था बेटा जो अपन ने कल खत्म कर लिया। अब अपन को स्टार्ट करना है आज से कंपाउंड एपिथीलियम। आज पहले बेटा कंपाउंड एपिथीलियम स्टार्ट करेंगे, फिर सेल जंक्शंस अपन समझेंगे। ठीक है, सेल जंक्शंस के बाद बेटा अपन कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाएंगे और अपन कनेक्टिव टिश्यू आज बिगिन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, है ना, ओके। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम अपने कोर्स में नहीं है तो बेटा वो मैं टच नहीं करूंगा। जहां पर मेरे को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उधर मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी ओपन करके देख लो, एनसीईआरटी में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम अननेसेसरी क्यों पढ़े, है ना। चलिए चलिए, ओके। चलिए अब अपन आगे चलते हैं एंड लेट मी यू नो यू नो अरेंज ऑल द स्लाइड्स। ठीक है, आज अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था उसको मैं ठीक कर लेता हूं बिफोर आई स्टार्ट। आज की क्लास
हो सकता है 10 एक मिनट ज़्यादा चले बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। मैं एक बार क्वेश्चंस को लाइन में लगा दूं। तो अपन PYQ जो नीट में आ रखे हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे सारे के सारे, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन कनेक्टिव टिश्यू बिगिन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं आज पढ़ना, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है। तो बेटा कंपाउंड एपिथेलियम आपको पता है बेटा कि कंपाउंड एपिथेलियम इज अ एपिथेलियम जिसमें 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। तो कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है बेटा? कंपाउंड एपिथेलियम इज अ एपिथेलियम, ठीक है, इज अ, ये तो मैंने लिख रखा है, ठीक है, मैं क्यों लिखूं अलग से, ठीक है, लिख के लाया हूं। तो कंपाउंड एपिथेलियम इज अ एपिथेलियम विच कंटेन मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, और 2 और मोर, ठीक है, और 2 और मोर layers of cells are present, layers of cells are present, layers of cells are present, ठीक है, 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसे बेटा अपन कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम अपन ने पहले भी बनाया था बेटा, ठीक है, कि नीचे आप बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दो, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे करके आप पहली लेयर सेल की बनाओ, फिर आप दूसरी लेयर बनाओ सेल की, ठीक है, फिर आप तीसरी लेयर बनाओ सेल की। मैं 3 लेयर ही बना रहा हूं, आप चाहो तो 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये नीचे अपन ने क्या बनाया है? ये नीचे अपन ने ऑरेंज कलर का बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया है। ये ऑरेंज कलर का है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो कंपाउंड एपिथेलियम है बेटा, वो एक ऐसा एपिथेलियम होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल की लेयर्स प्रेजेंट हो, ठीक है ना। जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर एक लेयर प्रेजेंट है, दूसरी लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है, तीसरी लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसे बेटा अपन क्या कहते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है एज पर एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं ताकि एक एक लाइन आपके दिमाग में चली जाए, ठीक है। हम कुछ भी एब्सर्ड या नॉनसेंस या एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ेंगे अनटिल अनलेस वो किसी पीवाईक्यू में आ रखी हो या कुछ इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। तो कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, सवाल ये है, ठीक है ना। कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो बेटा कंपाउंड एपिथेलियम जो है बेटा, एनसीईआरटी ये कहती है कि कंपाउंड एपिथेलियम हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लिमिटेड रोल का मतलब है कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में कंपाउंड एपिथेलियम का बहुत ही कम कार्य होता है, ना के बराबर कार्य होता है, याद रखिए, ठीक है ना। तो कंपाउंड एपिथेलियम का कार्य होता क्या है? जो कंपाउंड एपिथेलियम है बेटा, इट इज हेल्पिंग इन प्रोटेक्शन, याद रखिए, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, याद रखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, याद रखिए, ठीक है ना। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है, ठीक है ना, इसका फंक्शन क्या है? इट हैज, ठीक है, इट हैज लिमिटेड रोल, ठीक है, इट हैज लिमिटेड रोल, इट हैज लिमिटेड रोल, ठीक है, इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इट हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इट हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ओके। its main function
its main function is, its main function, इसका मेन फंक्शन क्या है? its main function is to provide, ठीक है, is to provide protection, is to provide protection against chemical and mechanical stress, against chemical and mechanical stress, against chemical and mechanical stress, ठीक है। ये कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन है, ठीक है। तो पहली लाइन ये हो गई कंपाउंड एपिथेलियम की कि कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। आप या तो ये लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये वाली बात भी सही है कि दो या दो से अधिक जब लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो अपन उसको कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम अपन ने यहां पर बहुत सुंदर सा बना ही दिया है, ठीक है, ओके। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम की डेफिनेशन हो गई। और टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, पूरा लाइन लिख देते हैं, इन कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, इन कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या बताया मैंने आपको? कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन ये बताया कि बेटा इट हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लिमिटेड रोल का मतलब है कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इसका कोई खासा रोल होता नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ये एपिथेलियम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काम नहीं आता, ठीक है ना। फिर सवाल है कि ये एपिथेलियम किस चीज में काम आता है, ठीक है ना। तो ये एपिथेलियम बेटा अपन को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, ठीक है ना। अब मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस क्या होता है ये तो मैं आपको अभी 2 मिनट में बताने वाला हूं कि इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। सबसे पहले बेटा अपन ये देख लेते हैं, अगले पेज पर मैं ये पॉइंट लिखाऊंगा कि कंपाउंड एपिथेलियम जो है बेटा ये कितने टाइप्स का होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एंड देन मैं आपको केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस की क्या परिभाषा होती है इसके बारे में बताता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से कंपाउंड एपिथेलियम की ये पहली लाइन आपने लिख ली होगी, दूसरी लाइन इसके फंक्शन की लिख ली होगी। अब कंपाउंड एपिथेलियम कितने टाइप का होता है ये अगले पेज पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। पहली लाइन आप तो जो छपी हुई लाइन है वो भी लिख सकते हो, जो मेरे द्वारा लिखी हुई लाइन है वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, है ना, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और इन सबको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये पिछले पेज पर अपन ने लिख रखा है तो अपन को जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए, है ना। तो जो कंपाउंड एपिथेलियम है बेटा ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। कंपाउंड एपिथेलियम 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला टाइप होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। पहला टाइप होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। पहला टाइप होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या ये PYQ में आ रखा है? आ रखा है, ये PYQ में आ रखा है, इसलिए इसका नाम मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना, ओके। और दूसरा एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है ना, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दोनों में फर्क क्या होता है, सवाल ये है, ठीक है ना। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है बेटा ये स्ट्रेचेबल होता है, याद रखिए, ठीक है, ये स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है, ये स्ट्रेचेबल होता है, आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, याद रखिए। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है बेटा ये स्ट्रेचेबल होता है ये कंपाउंड एपिथेलियम ही। कंपाउंड एपिथेलियम 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। और कंपाउंड एपिथेलियम में 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। एक लेयर होगी सेल की, इसके ऊपर दूसरी लेयर होगी, उसके ऊपर तीसरी लेयर होगी, जो डायग्राम मैंने अभी अभी बनाया था, ठीक है ना। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसा है? स्ट्रेचेबल है, जबकि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है ये नॉन स्ट्रेचेबल है, ठीक है, ये नॉन स्ट्रेचेबल है, ठीक है, ये स्ट्रेच नहीं होता, याद रखिए, ठीक है। तो अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहां प्रेजेंट होता है? चलिए आइए मैं इसके बारे में बताता हूं। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में,
ठीक है, ये प्रेजेंट होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है ना, ये प्रेजेंट होता है आपके यूरेटर में, ठीक है ना। अब सवाल आएगा सर मेरे को तो ये भी नहीं पता यूरिनरी ब्लैडर क्या है, पहली बार ही नाम सुन रहा हूं, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं, ये देखिए ये दोनों आपकी किडनीज हैं, ठीक है, ये दोनों आपकी किडनीज है, ठीक है, किडनी यूरिन बनाती है, ठीक है। ये यूरिन जो है याद रखिए, ये यूरिन जो है यूरेटर से नीचे जाता है, ये देखिए ये यूरिन जो है ये यूरेटर से नीचे जाता है। तो ये जो ग्रीनिश कलर की पाइप्स हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, इन ग्रीनिश कलर के पाइप्स को अपन यूरेटर बोलते हैं, ठीक है, यूरेटर बोलते हैं। ये जो ऑर्गन है ये क्या कहलाता है, ये आपकी किडनी है, याद रखिए, ठीक है। यूरेटर किसमें ओपन होता है बेटा, ठीक है, यूरेटर बेटा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है, एक ऐसे गोल से रिजर्वायर में ओपन होता है, ऐसे करके ये देखिए इस रिजर्वायर को अपन यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, याद रखिए इस रिजर्वायर को अपन यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर जो है बेटा उसका अंत किस में होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है बेटा वो किस में ओपन होता है, वो एक लास्ट स्ट्रक्चर में ओपन होता है, इसको यूरेथ्रा कहा जाता है, ठीक है, इसको यूरेथ्रा कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है आपके यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम हुआ, सवाल ये आ रहा है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है बेटा वो यूरिन को स्टोर करता है, याद रखिए यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है ये मैंने क्या बनाया है, यूरिन, ठीक है, यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली बेटा इसलिए यूरिनरी ब्लैडर की वॉल जो है स्ट्रेचेबल होनी बहुत जरूरी है। अगर वॉल स्ट्रेचेबल होगी तो अपन ज्यादा यूरिन स्टोर कर पाएंगे, याद रखिए, ठीक है ना। तो अगर जैसे बैलून स्ट्रेच हो जाता है ना, बैलून भी आपने देखा होगा, बैलून में पानी भरने वाले गुब्बारे आते हैं होली में, तो बेसिकली आप पानी जब भरते हैं तो वो बैलून स्ट्रेच हो जाता है, तो ज्यादा पानी उसके अंदर आ पाता है, ठीक है ना। उसी की तरीके से जो यूरिनरी ब्लैडर है बेटा, ठीक है, इस ब्लैडर के अंदर ज्यादा यूरिन आ पाए इसलिए इसकी वॉल स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसकी वॉल जो है किस एपिथेलियम की बनी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी है और मसल्स की बनी है, ठीक है ना। मसल्स और ट्रांजिशनल एपिथेलियम दोनों यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच होने में मदद करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जितना स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा अपन इसके अंदर यूरिन स्टोर कर पाएंगे, याद रखिए। उसी तरीके से यूरेटर आप देख रहे हो, यूरेटर जो है बेटा किडनी से यूरिन को ब्लैडर में ले आता है, तो यूरेटर की वॉल भी जो है स्ट्रेचेबल होनी चाहिए ताकि जो यूरिन का फ्लो है वो कंफर्टेबली हो पाए, ठीक है ना। तो जो कंपाउंड एपिथेलियम है जो 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स का बना होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। पहला ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो स्ट्रेचेबल है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्योंकि स्ट्रेचेबल है, क्योंकि इसमें खिंचाव वाली प्रॉपर्टी है, ये खींच सकता है, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, खींचातानी हो सकती है इसमें, इसलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर में पाया जाता है, जो कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, याद रखिए, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दूसरा है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्ट्रेचेबल नहीं होता, तो ये कहां प्रेजेंट होता है, सवाल ये है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है ये भी कंपाउंड एपिथेलियम है, याद रखिए। बस बात इतनी सी है कि इसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको कहां मिलेगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, स्ट्रेटिफाइड के एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये आपको मिलेगा ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर, ठीक है, ये आपको मिलेगा ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर, ठीक है ना। स्किन की जो ड्राई सरफेस है उस पे आपको ये मिलता है, मतलब स्किन में ये जो बाहर है बेटा, ये जो एपिथेलियम है, ठीक है, स्किन की एपिडर्मिस पर, ठीक है, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, याद रखिए, ठीक है। तो ये जो स्किन है बेटा इसमें बाहर की जो लेयर है ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी है, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है ना। ओके, सेकंड एग्जांपल, ठीक है, सेकंड एग्जांपल है आपका बकल कैविटी, ठीक है, सेकंड एग्जांपल है आपका बकल कैविटी, ठीक है, बकल कैविटी। अब आप बोलेंगे सर बकल कैविटी कहां होती है, ये तो मेरे को पता ही नहीं। तो बेटा जब आप पान खाते हैं
अगर आप सब लोग पान नहीं खाते तो आप केला तो खाते होंगे, कोई भी खाने की चीज तो खाते होंगे। तो जब आप कोई चीज खाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो फूड आइटम है जिस गुहा में या जिस कैविटी में जाता है उसको बकल कैविटी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारी मुंह के अंदर, माउथ के अंदर ये जो सारी कैविटी है जहां पर दांत प्रेजेंट हैं, हमारी टंग प्रेजेंट है, इस कैविटी को बकल कैविटी कहते हैं। तो बकल कैविटी की चारों तरफ जो एपिथीलियम होता है बेटा वो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होता है, ठीक है ना। तो बकल कैविटी, बीच में कैविटी है बकल कैविटी, और इसके चारों तरफ जो एपिथीलियम लगा हुआ है वो आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है, ठीक है ना। ओके, दूसरा फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स में भी स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा कहां पर, ठीक है, इसके अलावा कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया में भी स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होता है। कॉर्निया जो है बेटा ये हमारी आंखों में पाया जाता है, याद रखिए। जब अपन आईज के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको कॉर्निया के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, लास्ट एग्जाम्पल ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर, ठीक है, थोड़ी सी जगह निकालकर यहां पर, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं लास्ट एग्जाम्पल, इनर लाइनिंग ऑफ, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट, इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट एंड सलेवरी ग्लैंड डक्ट, ठीक है, एंड सलेवरी ग्लैंड डक्ट, सलेवरी ग्लैंड डक्ट, ठीक है। तो बेटा ये सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, पहला ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, दूसरा बकल कैविटी, तीसरा फेरिंग्स, चौथा कॉर्निया, और पांचवा इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट एंड सलेवरी ग्लैंड डक्ट, ठीक है। इन सब के अंदर स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होता है। तो बेटा अब तुम्हें पता होगा कंपाउंड एपिथीलियम क्या होता है। कंपाउंड एपिथीलियम कंटेन 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। इसका एनसीईआरटी डायग्राम भी अभी आपको मैं बताऊंगा। सेकंड, कंपाउंड एपिथीलियम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है बेटा, एक फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबल। फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल होता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ठीक है, ये यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में होता है, ठीक है। नॉन स्ट्रेचेबल होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, याद रखिए, ये आपके बकल कैविटी, फेरिंग्स, ठीक है, ये आपके ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है, और कॉर्निया और इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक एंड सलेवरी डक्ट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब बेटा हमने यहां पर लिखा, देखिए हमने यहां पर लिखा कि फंक्शन क्या है कंपाउंड एपिथीलियम का। तो कंपाउंड एपिथीलियम हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब कंपाउंड एपिथीलियम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन तो करता नहीं है, ठीक है। तो ये करता क्या है? इसका काम है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। अब ये केमिकल स्ट्रेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके स्किन पर बेटा HCl गिर गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर गया, तो जो स्किन का जो एपिथीलियम है बेटा, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, वो बेसिकली इनर टिश्यूज को बचा लेगा, ठीक है ना। ओके, वो एसिड का असर इनर टिश्यूज पर जाने से रोकेगा, याद रखिए, ठीक है ना। ये केमिकल स्ट्रेस हो गया। हमारी स्किन पर बेटा कई प्रकार के केमिकल्स लगते हैं, ऑयल लगता है, ग्रीस लगता है, कभी कभी थिनर लग जाता है जो पेंट कर रहे होते हैं, कभी कभी ऑयल पेंट लग जाता है, ठीक है, कभी कभी एसिड गिर जाता है। पर क्या इनर टिश्यूज डैमेज होते हैं? नहीं डैमेज होते, क्योंकि हमारे स्किन पर बेटा जो एपिथीलियम है वो कंपाउंड एपिथीलियम है। कौन सा वाला? स्ट्रेटिफाइड वाला, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया केमिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, जैसे ये मैकेनिकल स्ट्रेस है, हमने मारा इस तरह से स्किन पर, ठीक है, तो क्या ये एपिथीलियम डैमेज हो गया? नहीं, डैमेज नहीं हुआ, ठीक है ना। ये मैकेनिकल स्ट्रेस है, तो ये एपिथीलियम हमें मैकेनिकल स्ट्रेस से भी बचाता है, ठीक है। अगर आपको कोई हिट करता है बेसिकली, तो इनर टिश्यूज को चोट ना लगे, तो बेसिकली ये जो एपिथीलियम है ये आपको प्रोटेक्शन देता है, इनर टिश्यूज को बचाने का काम करता है, ठीक है ना। उसी तरीके से बकल कैविटी में, जैसे मैंने बताया, बकल कैविटी में आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है, कंपाउंड एपिथीलियम है। तो आप कभी कभार गरम गरम खाना खा लेते हो तो चोट केवल एपिथीलियम अपने आप झेल लेता है, याद रखिए। इनर टिश्यूज में गरम गरम खाना नहीं पहुंच सकता, याद रखिए। इनर टिश्यूज में उतना गरम नहीं, गरमाश नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो हमारा एपिथीलियम है बेटा बकल कैविटी के अंदर,
वो सारा असर ले लेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा इनर टिश्यूज को, याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो अलग अलग प्रकार के केमिकल और फिजिकल स्ट्रेस से आपको बचाने का काम करता है, अंडरलाइंग टिश्यूज को बचाता है, क्योंकि एपिथेलियम ऊपर है, याद रखिए, तो ये अंडरलाइंग टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम की डेफिनेशन, ठीक है, 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स अगर एपिथेलियम में होते हैं तो उसे कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना बेटा। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम कितने टाइप्स का होता है? स्ट्रेच हो सकता है तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेच नहीं हो सकता तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। बस इतना ही करना होता है अपन को, एनसीईआरटी ने इतना भी नहीं दे रखा है, ये थोड़ा मैंने ज्यादा पढ़ा दिया क्योंकि एक बार पीवाईक्यू में ट्रांजिशनल एपिथेलियम पूछ लिया गया था, ठीक है ना। ओके, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहां पर होता है, ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो दिस इज बेटा द कंपाउंड एपिथेलियम इन कंप्लीट, ठीक है। अब आप जो है इसको अच्छे से उतार लो, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है, ठीक है, एंड तो मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं यहां पर आपके कमेंट्स देख रहा हूं, प्लीज आप जो है इसे उतारिए, ठीक है। हर एक लाइन को प्रॉपरली लिखिए एंड बढ़िया तरीके से इसे याद कर लीजिए, लिमिटेड याद करिए, प्रॉपर तरीके से याद करिए, ठीक है, और फुल मार्क्स लाने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आप ये लाइन लिखिए, ठीक है, फिर मेरे हाथ की लिखी हुई लाइन भी आप लिखिए, डायग्राम बनाइए, ठीक है ना। ओके राइट, यहां पर आप शो करिए ऐसे, ठीक है, यहां पर आप शो करिए ऐसे करके, ठीक है। 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल, ठीक है। चलिए, और फिर आप पूरा इसको उतारिए, ठीक है। चलिए थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए आप, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि डीपीपी में हर बार एक दो सवाल ऐसे आते हैं बेटा जो चैलेंजिंग होते हैं, या जो टॉपिक अभी तक पढ़ाया हुआ नहीं होता, ठीक है ना। तो जब आप मेरी डीपीपी की रिकॉर्डिंग देखोगे, आज आपके पास मेरी डीपीपी की रिकॉर्डिंग आ जाएगी 4-5 बजे तक, तो जब आप मेरी रिकॉर्डिंग देखोगे डीपीपी की, तो आपके वो सवाल भी क्लियर हो जाएंगे जो आपसे बन नहीं रहे होंगे। तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कमेंट में कि मेरा चौथा सवाल नहीं हुआ, 5वां सवाल नहीं हुआ, 10वां, 15वां, 16वां सवाल नहीं हुआ, क्योंकि आपको स्वयं मैं रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूं। आप मेरी रिकॉर्डिंग देखिए, जैसे आज लेक्चर होता है, आज की जो डीपीपी आई है उसकी रिकॉर्डिंग कल आएगी आपके पास, ठीक है। तो हम डेली बेसिस पर बेटा आपको डीपीपी भी देंगे, रिकॉर्डिंग भी मैं ही कर रहा हूं, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। आपको ज्यादा फाइट मारने की किसी चीज में जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलिए, अब मैं ना इसको बदल रहा हूं, ठीक है। ठीक है, कोई मेरे से बोल रहा है सर केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस क्या होता है। मुझे एक बात बताइए, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस जो मैंने पढ़ाया था समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मुझे बताइए। आप लोग इसे कॉपी भी करते रहिए, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए, कंपाउंड एपिथेलियम इज ऑफ 2 टाइप्स, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए ओके, तो बेटा केमिकल स्ट्रेस का मतलब जैसे आपकी स्किन जो है अलग अलग केमिकल्स को झेलती है। जो आपका स्किन में कंपाउंड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो आपके स्किन पर प्रेजेंट है, याद रखिए, ठीक है ना। ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपके स्किन पर प्रेजेंट है, ये आपको अलग अलग केमिकल से प्रोटेक्ट करता है, अंडरलाइंग टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। स्किन पर अगर ऑयल गिरा दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, स्किन पर पेट्रोल गिरा दोगे तो भी अंडरलाइंग टिश्यूज को कुछ नहीं होगा, स्किन पर थिनर गिरा दोगे तो भी अंडरलाइंग टिश्यूज पर कुछ नहीं होगा। स्किन के अंदर जो टिश्यूज हैं वो सारे सुरक्षित रहेंगे। ये होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल स्ट्रेस, ठीक है ना।
मैकेनिकल स्ट्रेस ये है कि अगर स्किन पर जोर से हमला भी करते हो तो एपिथेलियम टूटेगी नहीं, याद रखिए। ये फिर भी अंडरलाइंग टिश्यूज की रक्षा करेगी, याद रखिए। इंपैक्ट एपिथेलियम पे पड़ेगा, अंडरलाइंग टिश्यूज को कुछ हद तक ये प्रोटेक्शन देगी, ठीक है ना। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आप लोग इसे कॉपी करिए, ठीक है। मैं यहां पर वेट कर रहा हूं, डायग्राम वायग्राम बना दीजिए, ठीक है। एंड देन हम लोग आगे चलते हैं। अब अपन सेल जंक्शंस की बात करते हैं। सेल जंक्शंस क्या होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तेजाब डालोगे बेटा तो तेजाब से तो आपकी हड्डियां भी जल जाएगी, तो स्किन कितना बचेगी, ठीक है। अब ऐसा तो बोलोगे आप कि यार मैंने तो कील ही मार देनी है अपनी स्किन पर, तो कील मार दोगे, चाकू मार दोगे तो फटी जाएगी, ठीक है। अब यार ऐसे ही कुछ करने वाले हो तो भैया मत करना, ठीक है। उससे तो बेसिकली कोई भी चीज आपको नहीं बचा सकती, ठीक है। फिर बोलोगे मैं तो रोड रोलर के नीचे ही आ गया, कि सर मैं रोड रोलर के नीचे सो जाता हूं, ठीक है, या मैं ट्रेन के नीचे आ जाता हूं तो क्या मेरी एपिथेलियम मेरी रक्षा कर लेगा, ठीक है। अरे भाई ट्रेन ऊपर से निकल जाएगी तो कोई एपिथेलियम तुम्हारी क्या रक्षा करेगा, ठीक है। या बोलोगे मैं पहाड़ी से कूद जाता हूं तो एपिथेलियम मेरी रक्षा कर लेगा, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। ओके, चलिए तो बेटा आप लोग इसे कॉपी करिए, ठीक है। और अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। प्लीज इसे बना दीजिए, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है आपको पता पड़ गया होगा, यूरेटर क्या होता है पता चल गया होगा, किडनी कहां है, यूरेथ्रा क्या है, ये सब आपको बेसिक पता होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब बेटा अपन चल रहे हैं, देखो बेटा ये जो डायग्राम है ये कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देख लो भैया, ये कंपाउंड एपिथेलियम है, इसमें कई सारी लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, कई सारी लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम है, ठीक है। ये कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम है, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ले आया था मैं दिखाने के लिए कि कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम है, इसमें कई सारी सेल्स की लेयर्स मौजूद है, ठीक है। खैर अपन ने कंपाउंड एपिथेलियम तो कर ही लिया है, अब अपन सेल जंक्शंस पर आते हैं, जो कि इस एनिमल टिश्यू के एपिथेलियम का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। एपिथेलियम के बाद यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए तो मैं बेटा यहां पर लिखता हूं सेल जंक्शंस, इसके बाद अपन कनेक्टिव टिश्यू चालू करेंगे, ठीक है। चलिए सेल जंक्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा सेल जंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या होता है ध्यान से देखना, ठीक है। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। सेल जंक्शंस, ठीक है, सेल जंक्शंस आर प्रोटीन्स, ठीक है। सेल जंक्शंस आर मेड अप ऑफ, सेल जंक्शंस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, सेल जंक्शंस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। एंड, ठीक है, एंड दे स्ट्रक्चरली, ठीक है, दे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक टू सेल्स, ठीक है, लिंक टू सेल्स, ठीक है। दे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली लिंक टू सेल्स, ठीक है। अब यार इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका क्या सेंस हुआ समझाता हूं, ठीक है। देखो बेटा बहुत ध्यान से इसको देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना इसको। ये देखो बेटा ये एक एपिथेलियल सेल है, ठीक है, और ये इसके बगल में ये दूसरा एपिथेलियल सेल है, ठीक है ना। ये दो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये दो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूं मैं, बच्चे कहते हैं छोटा लिखते हो आप, तो ये दो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है बेटा, राइट। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। कभी भी दो एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, या कोई भी टिश्यू के सेल्स डायरेक्टली कांटेक्ट में कभी नहीं आते, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता बेटा
कि ये सेल जो है इसके साथ डायरेक्टली टच करेगा, ठीक है, कभी नहीं टच करेगा, याद रखिए, ठीक है। कभी भी दो सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, ठीक है, ये दो सेल्स कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा सवाल ये आता है कि फिर अगर इन दोनों सेल्स को जोड़ना है या कुछ और काम करना है तो फिर कौन चीजें काम आती है, तो सेल जंक्शंस काम आते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। ओके, तो सेल जंक्शंस जो हैं बेटा इन दोनों सेल्स को जोड़ते हैं, याद रखिए, इनको कनेक्ट करते हैं, याद रखिए। ये डेफिनेशन आपको पूरी समझ में आएगी, आप चिंता बिल्कुल भी मत करो, ठीक है ना। और ये सेल जंक्शंस जो हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो एक एक करके बेटा जब मैं सेल जंक्शंस के एग्जाम्पल और उनके फंक्शंस लिखूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेल जंक्शन काम क्या करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहला जो सेल जंक्शन है, ठीक है ना बेटा, सबसे पहला जो सेल जंक्शन है, ध्यान से देखना, सबसे पहला जो सेल जंक्शन है, ठीक है, उसे बेटा हम कहते हैं एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है, उसको बेटा हम कहते हैं एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है, एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है, एडहेरिंग जंक्शन। अब ये ससुरा एडहेरिंग जंक्शन करता क्या है, ठीक है, सवाल ये है एडहेरिंग जंक्शन का क्या कार्य होता है। इस डायग्राम पे गौर फरमाना, ठीक है, इस डायग्राम पे गौर फरमाना। थोड़ा सा क्या है, मेरे को थोड़ा सा और दूर बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको जो है ये प्रॉपरली नजर आए। थोड़ा सा इसको दूर बना लेता हूं, रुको, ठीक है, थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं दूर बनाता हूं ताकि आपको जो है ये और अच्छे से बढ़िया से दिखाई दे, ठीक है। ये देखिएगा, ये दूसरा सेल है, ठीक है, थोड़ा सा इसको खींच लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहला है एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन बेटा ये देखो, ये कुछ अच्छा सा ग्रीन कलर ले लेते हैं जो एकदम मस्त दिखे। तो बेटा ये सेल नंबर 1 का एडहेरिंग जंक्शन है, देखिए ये ग्रीन कलर का, ये सेल नंबर 1 का एडहेरिंग जंक्शन है, देखिएगा, ठीक है। और बेटा दूसरा कलर कौन सा ले लूं मैं जो आपको एकदम दिखे तेज, ठीक है, पिंक कलर ले लेते हैं। और बेटा ये सेल नंबर 2 का एडहेरिंग जंक्शन है, ये देखिए, ये सेल नंबर 2 का एडहेरिंग जंक्शन है, ये देखिए, ठीक है। अब आप देखिए पिंक कलर का जो है सेल नंबर 2 का एडहेरिंग जंक्शन है, ठीक है, और ग्रीन कलर का जो है बेटा वो सेल नंबर 1 का एडहेरिंग जंक्शन है। अब ये जो एडहेरिंग जंक्शन है यूं फंस गए हैं, यूं देखिए, एक सेल का इस तरह निकला हुआ है, एक सेल का इस तरह निकला हुआ है, ये आपस में फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये दोनों सेल्स को बेटा साथ जोड़े रखते हैं, याद रखिए। अब इन दोनों सेल्स को खींचोगे भी ना तो ये अलग अलग नहीं होंगे दोनों सेल्स, ठीक है, ये दोनों सेल आपस में ही साथ चलेंगे, याद रखिए, ठीक है ना। क्योंकि एक जंक्शन जो एडहेरिंग जंक्शन था वो ऐसा था, दूसरा ऐसा था, ये फंस गया ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये मेरे दोनों हाथ जैसे मेरे सेल्स हैं, याद रखिए। तो ये जो एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं ये दो सेल्स को साथ रखने का काम करते हैं, याद रखिए, ठीक है ना, सीमेंटिंग का काम करते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो एडहेरिंग जंक्शंस का क्या काम हो गया, दे कीप, ठीक है, दे कीप टू सेल्स टुगेदर, ठीक है, दे कीप टू सेल्स टुगेदर, ठीक है, टुगेदर, और इन अदर वर्ड्स, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स, ठीक है, हेल्प इन, ठीक है, हेल्प इन, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स हेल्प इन सीमेंटिंग, ठीक है, सीमेंटिंग टू सेल्स टुगेदर, ठीक है, सीमेंटिंग टू सेल्स टुगेदर, और इन अदर वर्ड्स दे हेल्प इन सीमेंटिंग टू सेल्स टुगेदर, ठीक है ना। बात समझ में आई कि बेसिकली सीमेंट करने का काम क्या होता है, जोड़े रखना, दो सेल साथ साथ रहने चाहिए, याद रखिए। तो ये जो एडहेरिंग जंक्शन होता है ये दोनों सेल्स को साथ साथ कैसे रखता है, ठीक है। आप ये देखिए, ये ग्रीन कलर का जो है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो है ये एडहेरिंग जंक्शन है, ठीक है, ग्रीन कलर का जो है ये एडहेरिंग जंक्शन है, ठीक है। किस सेल का मुझे बताइए, एडहेरिंग जंक्शन सेल नंबर 1 का, ठीक है, सेल नंबर 1 का, याद रखिए, ठीक है। और जो पिंक कलर का है अगेन ये एडहेरिंग जंक्शन है, ठीक है, अगेन ये एडहेरिंग जंक्शन है, एडहेरिंग जंक्शन है किसका, एडहेरिंग जंक्शन ऑफ सेल नंबर 2, ठीक है, ऑफ सेल नंबर 2, याद रखिए, ठीक है, ऑफ सेल नंबर 2,
ठीक है। तो ये एडहेरिंग जंक्शन देखिए आपस में कैसे फिक्स हो गए, ठीक है ना। तो अब बताइए इन दोनों सेल्स को कोई अलग अलग कर सकता है? दोनों सेल्स को खींचो भले आप, ठीक है, दोनों सेल्स को इधर खींचो, जाएंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों सेल्स के एडहेरिंग जंक्शंस जो हैं आपस में इस तरह अटैच्ड हैं, और इस तरह ये दोनों सेल्स जो हैं बेटा सीमेंट हो रखे हैं साथ में, दोनों सेल्स साथ में अटैच हो रखे हैं। याद रखिए दो सेल आपस में कभी डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएंगे। याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि दो घर जैसे सटाकर बना दिए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। हमें दो सेल्स हमेशा अलग अलग होंगे, इंटरसेल्यूलर स्पेस कम ही सही होगा जरूर, ठीक है, इंटरसेल्यूलर स्पेस कम ही सही होगा जरूर, दो सेल हमेशा अलग अलग होंगे। ये एडहेरिंग जंक्शंस जो है बेटा दो सेल्स को साथ रखेंगे जोड़ के, याद रखिए सीमेंटिंग करेंगे, ठीक है ना। ओके चलिए, तो बेटा ये सेल जंक्शन नंबर 1 हो गया, दैट इज द एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। ये सेल जंक्शन किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन्स के बने हुए स्ट्रक्चर हैं, याद रखिए। अब दूसरे पर चलते हैं अपन, ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। आप पहले इसे कॉपी कर लो, ठीक है, फिर दूसरे जंक्शन पर चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइनिंग है, हम उसी को ही समझ रहे हैं बेटा, हम कोई पीएचडी नहीं कर रहे किसी चीज में, ठीक है ना। हम बस डायग्राम से बेस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। ओके चलिए, डन है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए, नोटेड है ना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। जो नेक्स्ट सेल जंक्शन है बेटा, उसको बेटा अपन कहते हैं गैप जंक्शन, ठीक है, उसको अपन कहते हैं बेटा गैप जंक्शन, ठीक है। अब ये गैप जंक्शन क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये एक सेल बना देते हैं, ठीक है, और ऐसा ही दूसरा सेल पास में बना देते हैं, ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सेल नंबर 1 हो गया और ये सेल नंबर 2 हो गया, ठीक है। गैप जंक्शन क्या होता है मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए, ठीक है। तो बेटा ये ग्रीन कलर का सेल नंबर 1 का गैप जंक्शन है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर का सेल नंबर 1 का गैप जंक्शन है, ठीक है। और बेटा, ठीक है, एक अच्छा कलर ले लेते हैं, ये ब्लू कलर का बेटा ये सेल नंबर 2 का गैप जंक्शन है, ठीक है। हमने रेस्पेक्टिव गैप जंक्शंस बना दिए, ठीक है ना। ओके, लेबल भी कर लेते हैं अपन, ठीक है, लेबल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला है, ठीक है, दिस इज गैप जंक्शन, ठीक है, दिस इज गैप जंक्शन ऑफ सेल नंबर 1, ठीक है, ऑफ सेल नंबर 1। और जो ब्लू कलर का है बेटा, ठीक है, दिस इज गैप जंक्शन, ठीक है, दिस इज गैप जंक्शन ऑफ सेल नंबर 2, ठीक है, ऑफ सेल नंबर 2, ठीक है। अब सवाल ये है कि भैया ये गैप जंक्शन काम में क्यों आते हैं, ये किस काम में आते हैं? ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। अब ये किस काम में आते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो बेसिकली बेटा गैप जंक्शंस जो होते हैं, ठीक है ना, ये किस काम में आते हैं, ठीक है। गैप जंक्शंस के माध्यम से बेटा एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेट करता है, याद रखिए, ठीक है। एक बार मैं लिख दूं, ठीक है, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल कम्युनिकेट्स, ठीक है, कम्युनिकेट्स विथ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, विथ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, विथ द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल, ठीक है, विथ द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, दोनों के साइटोप्लाज्म कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, ठीक है, मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, ठीक है ना, गैप जंक्शंस, ठीक है, गैप जंक्शंस हेल्प इन, ठीक है, गैप जंक्शन हेल्प इन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है,
आयंस, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड इवन समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इवन समटाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर, फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो जो गैप जंक्शन है ये किस काम आते हैं बेटा? जो गैप जंक्शन है बेटा, इनकी हेल्प से एक सेल के आयंस, जैसे सोडियम आयंस हो गए, ठीक है ना, ये गैप जंक्शंस के माध्यम से दूसरे सेल में पहुंच जाते हैं, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या जा सकता है? जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज भी बेटा गैप जंक्शंस के माध्यम से, गैप जंक्शन से होते हुए बेटा दूसरे सेल में पहुंच जाता है, याद रखिए। तो जो गैप जंक्शन है बेटा, इसके द्वारा बेटा आयंस जो है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड इवन सम लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर, याद रखिए, ठीक है ना। आप एक सेल से दूसरे सेल में स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल, आयंस और कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल को भी भेज सकते हो। इसलिए बेटा जो गैप जंक्शंस होते हैं, याद रखिए, इनको कम्युनिकेटिंग जंक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। जो गैप जंक्शंस होते हैं बेटा, इनको कम्युनिकेटिंग जंक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है, इनको कम्युनिकेटिंग जंक्शंस भी बोला जाता है, याद रखिए, ठीक है, इनको कम्युनिकेटिंग जंक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो गैप जंक्शंस किस में काम आते हैं? गैप जंक्शंस के द्वारा एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। एक सेल के साइटोप्लाज्म में जो आयंस हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, इवन लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं, याद रखिए, किसके माध्यम से? गैप जंक्शंस के माध्यम से। ब्लू कलर का गैप जंक्शन सेल नंबर 2 का है, ग्रीन कलर का गैप जंक्शन सेल नंबर 1 का होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये कार्य हो गया किसका? गैप जंक्शन का, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये किस काम आते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब अपन तीसरे जंक्शन पर चलते हैं, लास्ट जंक्शन पर, जिसको टाइट जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसे लिख दीजिए, ठीक है, और फिर अब अपन टाइट जंक्शन पर चलते हैं, ठीक है। आई होप आपने ये जो है अच्छे से बना लिया होगा, ठीक है। आई होप आपने जो है इसको अच्छे से बना लिया होगा। मैं थोड़ा सा इसे वो कर देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं डार्कन कर देता हूं, ताकि जो है डायग्राम आपको प्रॉपरली दिखाई दे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको डार्कन कर देता हूं कि ये दो गैप जंक्शंस अपन को अच्छे से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे करके, है ना, ओके, हो गया। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट जंक्शन पर, जो कि हमारा लास्ट जंक्शन है बेटा, और हमारा ये टॉपिक फिर एंड होगा, ठीक है। उसको अपन कहते हैं टाइट जंक्शन, ठीक है। देखो कुछ लोगों की दो क्वेरीज थी, ठीक है। पहला, सर ये चैप्टर तो न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा ये सारी चीजें आगे वाले चैप्टर में आने वाली है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, याद रखिए। इनकी समझ के बिना आप ह्यूमन फिजियो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ब्रीदिंग चालू कर देता, जो कि ह्यूमन फिजियो का पहला चैप्टर है, तो बेटा आपको पता ही नहीं चलता एल्वियोलाई में कौन सा एपिथेलियम है, ठीक है। आपको कार्टिलेज का पता नहीं चलता कि ट्रेकिया पर कौन सी कार्टिलेज होती है, ठीक है। अच्छा, आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में, कार्डियक मसल में गैप जंक्शन क्या होते हैं आपको पता ही नहीं चलता। इन सब बेसिक्स पॉइंट का अपन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अपन जब इनको आगे पढ़ते हैं तब जाकर आगे अपन को ह्यूमन फिजियो का चैप्टर समझ में आने लगता है, याद रखिए, ठीक है ना। अब जैसे आप मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर पे जाओगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पे, वहां पर बोन्स आएंगी, पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन के अंदर कौन सा सेल प्रेजेंट होता है। तो अगर अपन इस चैप्टर को स्किप कर देंगे तो अपन बेसिक चीजों से बिल्कुल दरकिनार हो जाएंगे, तो आगे फिजियोलॉजी कैसे समझ पाओगे, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है, एनिमल टिश्यू समझ कर ही अपन फिजियोलॉजी समझ सकते हैं, याद रखिए, ठीक है, ओके। ये वाली बात है। तीसरा जंक्शन अपन चालू करते हैं, ठीक है। तीसरा जंक्शन है आपका टाइट जंक्शन, ठीक है। तीसरा जंक्शन है आपका टाइट जंक्शन, ठीक है। टाइट जंक्शन, आइए टाइट जंक्शन को सीखें, ठीक है। टाइट जंक्शन को सीखें बेटा, ठीक है। इसमें देखो बेटा, ये एक सेल मैंने बना दिया, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है ना, ओके। और ऐसा ही बेटा मैंने ये दूसरा सेल बना दिया, ठीक है ना, ये देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
बहुत ध्यान से देखिएगा, सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, ठीक है। ओके, अब बनाते हैं अपन इसके टाइट जंक्शंस, ठीक है। ये देखिए, ये बना एक टाइट जंक्शन, ठीक है, लाल कलर का ये एक टाइट जंक्शन बन गया। ये सेल नंबर 1 का टाइट जंक्शन है, जो लाल कलर का है वो सेल नंबर 1 का टाइट जंक्शन है, ठीक है। अब अपन जो है सेल नंबर 2 का टाइट जंक्शन बनाते हैं ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का है बेटा, ये सेल नंबर 2 का टाइट जंक्शन है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का सेल नंबर 2 का टाइट जंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको लेबलिंग भी कर देते हैं ताकि भैया नोट्स आपके काम आने चाहिए ना, ठीक है। ये है सेल नंबर 2 का टाइट जंक्शन, ठीक है, टाइट जंक्शन, ठीक है, टाइट जंक्शन, ओके। और रेड कलर वाला है, ठीक है, रेड कलर वाला है सेल नंबर 1 का टाइट जंक्शन, ठीक है, सेल नंबर 1 का टाइट जंक्शन, ठीक है। अब ये आता किस काम है, हमें तो ये सवाल है, ये किस काम आता है भैया, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है। सोचो बेटा, ये सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 कुछ सिक्रीशन बना रहे हैं, कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो सेल नंबर 1 जो है बेटा कुछ कंपाउंड बना रही है, ठीक है, और सेल नंबर 2 भी कुछ कंपाउंड बना रही है, ये देखिए, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखना, ठीक है। इन दोनों सेल्स के नीचे क्या है, इन दोनों सेल्स के नीचे अंडरलाइंग टिश्यूज है, ठीक है ना, दूसरे टिश्यूज हैं। जनरली कनेक्टिव टिश्यू नीचे होता है एपिथेलियम के, आप जानते हो। तो अंडरलाइंग टिश्यूज जो है आपको नीचे दिख रहे हैं, ठीक है ना। मैंने बनाए नहीं है, पर आप जानते हो कि एपिथेलियम के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। अब ये दोनों सेल जो है एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं, सोचो यार, ये दोनों सेल्स जो हैं बेटा, फॉर एग्जांपल ये दोनों सेल ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ठीक है ना। ये दोनों सेल्स ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स स्टमक में होते हैं बेटा, ओके। और ये क्या बनाते हैं, ऑक्जेंटिक सेल स्टमक में होते हैं बेटा, और ये HCl बनाते हैं, याद रखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो अंदर बेटा क्या बन रहा है, इन सेल्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अब इन्होंने बेटा सेल्स ने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर दिया, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट कर दिया बाहर, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट कर दिया बाहर, दोनों सेल्स ने बाहर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट कर दिया, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बेटा डाइजेशन में मदद करता है, एंजाइम एक्टिवेशन करता है स्टमक के अंदर, ठीक है, आप जानते हो, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल स्टमक में ही होता है, मैंने ऐसे ही एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो गया बाहर, ये बाहर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नजर आ रहा है, ठीक है, ये बाहर आपको HCl नजर आ रहा है, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये HCl जो है बेटा, ये HCl टाइट जंक्शन को क्रॉस करके नीचे नहीं जा पाएगा, समझे कि समझे, ठीक है ना। ये जो HCl है, ठीक है ना, याद रखिए, ठीक है, ये जो HCl है, ठीक है, ये HCl यूं नीचे जाने की कोशिश करेगा, पर क्या ये टाइट जंक्शन को क्रॉस कर पाएगा, नहीं, ठीक है ना। ये टाइट जंक्शन को क्रॉस करके नीचे नहीं जा पाएगा, अंडरलाइंग टिश्यूज में नहीं जा पाएगा, जो टिश्यूज नीचे प्रेजेंट हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगा, याद रखिए। ये जो HCl है ये यहीं पर ही रह जाएगा, याद रखिए, ये यहीं पर ही रह जाएगा, याद रखिए। ये कभी भी टाइट जंक्शन को क्रॉस करके नीचे नहीं जा पाएगा, याद रखिए। टाइट जंक्शन का काम होता है लीकेज को रोकना, याद रखिए, ठीक है ना। तो टाइट जंक्शन की क्या डेफिनेशन हो गई, मुझे बताइए, ठीक है। टाइट जंक्शन की डेफिनेशन हो गई, दे प्रिवेंट, ठीक है, दे प्रिवेंट, ठीक है, दे प्रिवेंट, ठीक है, दे प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू, ठीक है, दे प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू, ठीक है, दे प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस अ टिश्यू, ठीक है। ये लीकेज को रोकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये सेल्स जो HCl बना रहे हैं, क्या HCl नीचे कनेक्टिव टिश्यू में चला जाएगा, क्या एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है तो HCl नीचे भी चला जाएगा, नहीं जाएगा, HCl नीचे नहीं जा पाएगा, याद रखिए। क्योंकि बेटा जो टाइट जंक्शन अपन ने बीच में बनाए हैं ग्रीन और रेड कलर के, ये लीकेज को रोकते हैं, ये किसी भी कंपाउंड को यहीं रोक देंगे, नीचे नहीं जाने देंगे, कोई भी कंपाउंड टाइट जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा जंक्शन बेटा, जिसको अपन कहते हैं टाइट जंक्शन, ठीक है। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली, ऑक्जेंटिक सेल का फंक्शन याद रख लो, HCl सिक्रीट करता है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। और टाइट जंक्शन की डेफिनेशन तो आपने देख ही ली, ठीक है। तो बेटा ये
टाइट जंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये तीनों जंक्शंस हो गए बेटा जो कि टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल है एपिथेलियल टिश्यू में कितने जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में कितने जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ये अपन को जानना है, ठीक है ना। तो इन एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना, इन एपिथेलियल टिश्यू, इन एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इन एपिथेलियल टिश्यू ऑल थ्री जंक्शंस आर प्रेजेंट, ठीक है, ऑल थ्री जंक्शंस आर प्रेजेंट, ऑल थ्री जंक्शंस आर प्रेजेंट। एपिथेलियल टिश्यू में बेटा तीनों जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, याद रखिए। एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें आपको तीनों जंक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कहीं पर एपिथेलियम होगा तो वहां पर आपको टाइट देखने को मिलेगा, कहीं पर एपिथेलियम होगा जहां पर आपको एडहेरिंग देखने को मिलेगा, कहीं का एपिथेलियम होगा जहां पर बेटा आपको गैप जंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो एपिथेलियम टिश्यू में तीनों प्रकार के सेल जंक्शंस देखे जाते हैं, पर कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा अभागा टिश्यू है बेटा जिसमें कोई सेल जंक्शन नहीं देखे जाते, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, इन कनेक्टिव टिश्यू, जनरल बात बता रहा हूं, ठीक है ना, इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, नो सेल जंक्शंस आर फाउंड, 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 ठीक है। अच्छा, क्या मस्कुलर टिश्यू में सेल जंक्शंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और आने वाले टाइम में मैं आपको सिखाऊंगा कि मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू में सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू हैव सेल जंक्शंस, न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू हैव सेल जंक्शंस, ठीक है, हैव सेल जंक्शंस, ठीक है, हैव सेल जंक्शंस, ठीक है। कौन कौन से होते हैं मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू में सेल जंक्शंस? ये जब मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू पढ़ाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, एपिथेलियम में तीनों होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में एक भी नहीं होता, और मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू में सेल जंक्शन होते हैं। कौन सा होता है ये जब ये रेस्पेक्टिव टिश्यू होंगे चालू तब उसमें बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये तीनों अपन ने सेल जंक्शंस खत्म कर लिए तरीके से, तमीज से, बेहतर तरीके से, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, कुछ PYQs करते हैं और फिर कनेक्टिव टिश्यू बिगिन करेंगे, ठीक है। चलिए प्लीज उतार लीजिए। कोई मेरे को बोल रहा है सेल जंक्शन रिपीट कर दो, इतना रिपीट कर, मैं तो इतना रिपीट करता हूं, ठीक है, मैं तो इतना रिपीट करता हूं, ओके। कोई बोल रहा है सेल जंक्शन के एग्जाम्पल, सेल जंक्शन का कोई एग्जाम्पल नहीं है, एनसीईआरटी में 3 ही दे रखे हैं, तीनों को समझ लीजिए, तीनों के नाम याद रखिए, तीनों के फंक्शन याद रखिए, बस इतना ही है, ठीक है। नो गंध इधर धंध बंध बंध, कोई इधर कुछ नहीं करना, बस ये 3 ही आएंगे, तीनों के फंक्शंस याद रखिए, तीनों के बारे में पता करिए, बस दैट इज इट, ठीक है। ओके, जितना करवाया है, ठीक है। चलिए पोल कर लेते हैं, एक पोल कर लेते हैं, ठीक है, पोल कर लेते हैं। पोल करने से पहले, ठीक है, पोल करने से पहले उतार लो, ठीक है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, PYQ करते हैं पहले, ठीक है, पहले PYQ सॉल्व करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग उतार लो। यार इससे बड़ा क्या लिखूं, इतना बड़ा बोर्ड है और मैंने 4-4 लाइनें लिखी है, अब बताओ यार इससे बड़ा मैं क्या लिखूंगा, इतना बड़ा बोर्ड है देखो, और सिर्फ 2 सेल जंक्शन बनाए हैं, ठीक है। डन 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 डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आओ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आओ, ठीक है। मैं किसी क्वेश्चन के लिए पोल लगाऊंगा, किसी के लिए नहीं लगाऊंगा, जो इजी क्वेश्चन होगा उसकी पोल की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़िए उसका आंसर बताइए, ठीक है ना। क्वेश्चन है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स कंटेन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनार, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। तो इसका आंसर है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये सबको आता होगा मैं जानता हूं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया, ठीक है बेटा, ओके, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट है
ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां होता है, ठीक है, इसके लिए पोल लगाते हैं, ठीक है, ओके, मल्टीपल चॉइस कर देते हैं, ठीक है, 45 सेकंड का पोल है, पोल स्टार्ट हो रहा है, चलो बताओ, ठीक है, बताओ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, कि ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां प्रेजेंट होता है, चलिए बताइए 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 बताइए, चलिए बताइए, ओके, पोल चल रहा है, ओके, पोल को आप आंसर करिए, मैं भी आंसर कर देता हूं पोल पे, ठीक है, चलिए मैं भी आंसर कर देता हूं, फिर देखते हैं कि हमारे में से कितने आंसर सही जा रहे हैं, ठीक है, चलो भाई, फिर देखते हैं कौन फर्स्ट आया है। ठीक है, चलो भाई, तो पोल एंड हो चुका है, ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन पीसीटी, बिल्कुल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, इसका डी आंसर है, ठीक है, इसका डी आंसर है, डी लगाते हैं, रिजल्ट शो करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है, ओके, बच्चों ने याद नहीं किया यार, ए लगा दिया, बताओ, ठीक है, गलत 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 गलत, ठीक है, चलिए, तो आपने जो है गलत आंसर लगा दिया, ठीक है, ठीक है, कई बच्चों ने तो सही भी लगाया है, 48% बच्चों ने सही लगाया है, बाकी फर्स्ट लगा दिया सबने, ठीक है, चलिए, कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा, किस किस में क्या क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर्ड होता है, ठीक है, पर मैंने कौन सा लिखवाया था, बताओ, ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार होता है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार होता है, ठीक है, स्टमक में सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, स्टमक याद रखें, ठीक है, ओके, बोमेन्स कैप्सूल में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, तो इसलिए कम नंबर आ रहे हैं क्योंकि शायद आप याद नहीं कर रहे हो, गलत आंसर इसलिए दे दिया आप लोगों ने, ठीक है, गलत आंसर मत दो, सोच समझ कर दो, ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल पूछा है अपन से, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, मेंशन टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन में कौन सा एपिथेलियम होता है, ये तो आज ही पढ़ाया है, इसका एक पोल कर लेते हैं, चलो, ठीक है, इसका एक पोल कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस स्टार्ट पोल, ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए, ठीक है, ये तो आज ही पढ़ाया है कि एपिडर्मिस ऑफ स्किन में कौन सा एपिथेलियम होता है, ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, ठीक है, आई चलिए चलिए इसका आंसर बताइए, ठीक है, मैं यहाँ से चैट ऑन कर देता हूँ क्योंकि जब पोल करते हैं तो चैट बंद हो जाती है, चलिए, ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ कि एपिडर्मिस ऑफ स्किन में कौन सा एपिथेलियम था, बताइए, ठीक है ना, हाँ, कई लोग सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, पोल चल रहा है अपना, पहले पोल खत्म हो जाए फिर सही आंसर भी बता देते हैं, ठीक है, देखते हैं आज की क्लास कितने लोगों ने सीरियसली अटेंड करी है, ठीक है, ओके, तो इसका आंसर है कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, स्किन में होता है कंपाउंड एपिथेलियम, और कंपाउंड में भी कौन सा टाइप होता है बेटा, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, कंपाउंड में भी कौन सा टाइप होता है, स्ट्रेटिफाइड, याद रखिए, ठीक है ना, तो इसका सी आंसर है, सी, ठीक है, रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है, स्किन में है कंपाउंड एपिथेलियम, सी आंसर है, अरे वाह, ये तो सही है, 89% बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका, चलो बहुत अच्छे, और बाकी जो लोग गलत सलत आंसर दे रहे हैं उनका भगवान मालिक है, ठीक है, चलिए, इतना पढ़ाने के बाद भी इतनी गलतियां हो रही है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, फेलोपियन ट्यूब कंटेन सेम टाइम ऑफ एपिथेलियम एज इन, ठीक है, इसका जवाब देखते हैं कौन दे पाता है, ठीक है, 45 सेकेंड, ठीक है, सिंगल चॉइस है ना, सिंगल चॉइस लेना है, मल्टीपल चॉइस लेना है, सिंगल चॉइस लेना है, सिंगल चॉइस लेना है सर, सिंगल, एक ही आंसर सही है ना, ठीक है ना, क्या करते हो यार, ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब कंटेन सेम टाइप ऑफ एपिथेलियम एज इन, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब कंटेन सेम टाइप ऑफ एपिथेलियम एज इन पीसीटी, ब्लड कैपिलरी, ब्रोंक्यूल्स, स्किन, इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, कई बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में कौन सा एपिथेलियम होता है, सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, याद रखिए,
फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। तो बोल रहा है फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम है, तो इसी प्रकार का सीलिएटेड एपिथेलियम और कहां होता है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स, सी, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रोंक्यूल्स। रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है। तो ओके, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, 77% बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि फेलोपियन ट्यूब कंटेन सेम टाइप ऑफ एपिथेलियम एज इन, यानी ब्रोंक्यूल्स में भी सीलिएटेड होता है, फेलोपियन ट्यूब में भी सीलिएटेड होता है, तो सीलिएटेड को पकड़ के चलना है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे चलें, ये क्वेश्चन आगे 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 होगा आपको समझ में। चलो अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन PYQ है जो 2015 में पूछ रखा है, ठीक है, 2015 में PYQ ये आ रखा है। क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, गैप जंक्शन का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। ओके चलिए पोल करते हैं, 45 सेकेंड है, ठीक है, सिंगल चॉइस है। ओके देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं, ठीक है। इसको मैं नीचे कर लेता हूं ताकि आप देख पाओ, ठीक है। बोल रहा है फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, 2015 का सवाल गैप जंक्शन पे आ रखा है, ठीक है ना। ओके आप जो है देखकर भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो तो आप यहां पर देख सकते हो, मैं यहां पर भी आंसर देख रहा हूं, ठीक है। चलिए, facilitate communication between adjoining cells by connecting cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecules, stop substances from leaking across a tissue, separate two cells from each other, perform cementing to keep neighboring cells together, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए है, फर्स्ट है इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट है, ए है। एंड रिजल्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। अभी अभी अपन ने गैप जंक्शंस पढ़ा है, बिल्कुल 80% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ये परसेंटेज कम है, ठीक है। अभी अभी पढ़ाया है कि गैप जंक्शन क्या करता है बेटा, गैप जंक्शन दो सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करता है ताकि एक सेल से दूसरे सेल में आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स पास होकर जा सकें, ठीक है ना। तो गैप जंक्शन अभी अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। जो बच्चे यहां पर ए दे रहे हैं आंसर वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये अपना ए आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। facilitate communication between adjoining cells by connecting cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and सब large molecules, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, identify types of cell junction that help to stop the leakage of substances across a tissue and facilitate the communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules। ये नीट 2021 का सवाल है बेटा, ठीक है। तो इसमें आपको सही आंसर पता लगाना है। सर ये दिख रहा है ना बच्चों को, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। इसमें आपको पता लगाना है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प टू स्टॉप लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ टिश्यू। कौन सा सेल जंक्शन बेटा लीकेज को रोकता है, आप मेरे को बताइए, ठीक है। तो बेसिकली जो लीकेज रोकता है वो कौन सा सेल जंक्शन होता है बताओ, ठीक है। लीकेज रोकने वाला टाइट जंक्शन होता है, ओके, लीकेज रोकने वाला टाइट जंक्शन होता है, प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना, ओके। एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विथ नेबरिंग सेल्स, कम्युनिकेशन कौन करवाता है, वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। कम्युनिकेशन जंक्शन कौन सा होता है, गैप जंक्शन, ठीक है, गैप जंक्शन, ठीक है। तो इसका आ जाएगा टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रेस्पेक्टिवली, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पीवाईक्यू, अपन पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं, जो भी एपिथेलियम के पीवाईक्यू आ रखे हैं वो मैं सारे ले आया हूं ताकि आपके पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएं, साथ साथ में क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, पीवाईक्यू भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है, फोर्थ आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई, ठीक है ना। अब ये देखो 2020 में पूछ रखा है, ठीक है, 2020 में पूछ रखा है, एनसीईआरटी में जो है दे रखा है, ये याद रखिए, ठीक है ना, ओके। और ये अपन ने कॉपी में भी लिख रखा है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई किस में होता है बेटा, पीसीटी में। ये तो अभी मैंने क्वेश्चन आपको पूछा भी, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लिखकर लेकर आया था आपके साथ, ठीक है,
करेक्ट आंसर पीसीटी, ठीक है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन पीसीटी, ठीक है। सेकंड आंसर है, बहुत आसान है, 2020 का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, फिर बोल रहा है 2020 नीट में आया हुआ सवाल, ठीक है। आपसे पूछ रहा है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर, ठीक है। बताओ गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉबलेट सेल किस प्रकार के सेल थे? कल ही मैंने आपको बताया था गॉबलेट सेल किस प्रकार के सेल थे, बताओ, ठीक है। गॉबलेट सेल्स थे कोलमनार एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। बताया था ना, कल ही तो बताया था कि गॉबलेट सेल जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं? गॉबलेट सेल्स बेटा म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं और ये किस प्रकार के सेल्स होते हैं? ये कोलमनार सेल्स होते हैं, याद रखिए, ठीक है। वेरी गुड, जो वन आंसर दे रहे हैं बहुत सही दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. In humans these cells are present in, 2019 का क्वेश्चन है, ciliated epithelium किस में प्रेजेंट होता है? ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब्स में। अब तो ये अपन को याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब अपन ऐसे क्वेश्चनों में गलती नहीं करेंगे, ये अपन को अब याद हो गया होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ओके, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। बस ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हो गए, जो जो क्वेश्चन आए हुए थे मैक्सिमम अपन ने कर लिए, ठीक है बेटा। तो ये अपन ने पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिए, ठीक है बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, भारी क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये है, मेंशन, ठीक है, द एपिथेलियम, मेंशन द एपिथेलियम इन, ठीक है, ये आपको मेंशन करना है, बताना है, ठीक है। पहला, ठीक है, पहला इनर लाइनिंग ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है, पहला ये बताना है इसमें कौन सा एपिथेलियम था। दूसरा बकल कैविटी, ठीक है। तीसरा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और चौथा जो आपको बताना है, ठीक है, ओके, चौथा आपको बताना है, ठीक है, लिवर में कौन सा एपिथेलियम था, ठीक है। तो आप एक एक करके आंसर देंगे, ठीक है, सारे एक साथ नहीं लिखेंगे। पहले का आंसर क्या है बताओ, दूसरे का आंसर क्या है बताओ, तीसरे का आंसर क्या है बताओ, चौथे का आंसर क्या है बताओ। चलो ठीक है, ओके, चलो ओके। इनर लाइनिंग ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट्स में कौन सा एपिथेलियम था बताइए? इनर लाइनिंग ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट्स में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम था, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक टाइप का कंपाउंड एपिथेलियम ही है, ठीक है बेटा, ओके। मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है और बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं होता ये, ठीक है। उसके बाद बकल कैविटी में अगेन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, सेम, ठीक है बेटा, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी कंपाउंड एपिथेलियम होता है, याद रखिए, ठीक है। और लिवर के अंदर कोलमनार एपिथेलियम है, ठीक है। लिवर के अंदर सिंपल कोलमनार एपिथेलियम है, ठीक है, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम है। इन सारे एग्जांपल्स को याद कर लीजिए, बस अपना काम बन जाएगा, इससे ज्यादा अपने कोई सवाल आएंगे नहीं, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी कंपाउंड एपिथेलियम होता है, पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होता है, याद रखिए, ठीक है, ओके। बकल कैविटी में स्ट्रेटिफाइड है, ये नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम है, ठीक है। पेंक्रियाटिक डक्ट्स में स्ट्रेटिफाइड है, नॉन स्ट्रेचेबल कंपाउंड एपिथेलियम है, ठीक है। वेरी गुड, आपको सारी चीजें आती है, बहुत मजा आया आपके साथ, ठीक है। सारा टॉपिक अब आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, आप इसको पक्का कर लीजिए, ठीक है। और एनसीईआरटी की सारी बातें आपके नोट्स में आ गई है परफेक्ट तरीके से, बेस्ट तरीके से, ठीक है। चलिए अब बेटा अपन कनेक्टिव टिश्यू बिगिन करते हैं। लेट्स बिगिन विद द कनेक्टिव टिश्यू। अपना सेकंड टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू बिगिन करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग इसे उतारना चाहें तो उतार लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। लेट्स बिगिन विथ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू बिगिन करते हैं। चलो, जो सेकंड टाइप का टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू,
ठीक है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलो चालू करें, कनेक्टिव टिश्यू चालू करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, फिर अपन कनेक्टिव टिश्यू बिगिन करते हैं, और आज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स वगैरह का है सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, है ना। थक गए? अच्छा, तो बच्चों दो एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको समझ में कम आएगी, वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। एपिथेलियम में दे रखी है, दो लाइनें एनसीईआरटी की ऐसी है जो समझ में कम आएगी, मैं लेकर आया हूं, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए ओके। तो बेटा क्या होता है आइए देखते हैं। ठीक है, जो बेटा कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे कि बच्चे लिख रहे हैं मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ये तो मैं पहले भी बता चुका था। ठीक है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, पहला पहला पॉइंट है ओरिजिनेट्स फ्रॉम मीजोडर्म। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मीजोडर्म। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मीजोडर्म। ठीक है, ओके, पहले मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर एनसीईआरटी की कुछ लाइनें जो कि इंपॉर्टेंट है उनको भी लेकर चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, चलो ओके, चलो। तो कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा ये होती है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, इसके सेल्स में ना, इसके सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है। याद रखिए, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, इसमें जो सेल्स होते हैं, आप ये देखिए, ठीक है ना, सेल्स आपको दूर दूर बनाने हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने जो है सेल्स बना रखे हैं, ये देखिए, ये सेल नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो इन सेल्स के बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, याद रखिए। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, आप भी जानते हो। ठीक है, तो ये दो सेल्स के बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस है। एपिथेलियल सेल्स तो कॉम्पैक्टली पैक्ड थे, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस तो था नहीं, पर कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के बीच में बेटा, याद रखिए, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में बेटा दो सेल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन क्या हो गई, पहली लाइन ये हो गई, ठीक है, कि देयर इज अ लॉट ऑफ, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, बिटवीन द, ठीक है, बिटवीन द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बिटवीन द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी टिश्यू है तो सेल्स का ही बना होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां पर दो सेल्स के बीच में आप स्पेस बहुत ज्यादा देख रहे हो। ठीक है ना, ओके। अब सवाल है बेटा कि इस इंटरसेलुलर स्पेस में क्या भरा हुआ होता है, तो इस स्पेस को खाली तो नहीं रख सकते, तो इस इंटरसेलुलर स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, याद रखिए। ठीक है ना, तो इन दिस, ठीक है, इन दिस इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इन दिस इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, इज फिल्ड, इन दिस इंटरसेलुलर स्पेस इज फिल्ड, क्या, इज फिल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इज फिल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस इंटरसेलुलर स्पेस में, इस खाली जगह के अंदर, ठीक है, क्या भरा हुआ होता है, इस खाली जगह के अंदर बेटा भरा हुआ होता है एक सब्सटेंस जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है क्या, हमें तो नहीं पता। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीजों का बना हुआ है, याद रखिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इज मेड अप ऑफ, ठीक है, इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स।
ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये दो चीजों का बना हुआ है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं वो क्या है। ठीक है, वो क्या दो चीजें हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक तो बना हुआ है प्रोटीन फाइबर्स का, ठीक है ना, एक तो बना हुआ है प्रोटीन फाइबर्स का, ठीक है ना, और दूसरा, ठीक है, दूसरा बना हुआ है क्या, दूसरा बना हुआ है ग्राउंड सब्सटेंस का। ठीक है, दूसरा बना हुआ है ग्राउंड सब्सटेंस का, ग्राउंड सब्सटेंस का। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है बेटा, उसमें एक तो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं प्रोटीन फाइबर्स बना लेता हूं, ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं ये प्रोटीन फाइबर्स बना लेता हूं, ये देखिए, ये एक प्रकार का प्रोटीन फाइबर मैंने बना लिया। ठीक है बेटा, ओके, ये मैंने यहां पर और प्रोटीन फाइबर बना लिया। ठीक है बेटा, ओके, यहां पर मैंने ये और प्रोटीन फाइबर बना लिया इस तरह से। ठीक है, ओके, कुछ और प्रोटीन फाइबर्स बना लेते हैं, ये मैंने यहां पर और प्रोटीन फाइबर्स बना लिए, ये देखिए, ये मैंने और प्रोटीन फाइबर्स बना लिए ऐसे करके, ये देखिए। ठीक है ना, ओके, प्रोटीन फाइबर्स मैंने सारे क्रिएट कर लिए, बिल्कुल क्रिएट कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके बना लिए। ठीक है, और बाकी जो बीच की जगह है, बाकी जो बीच की खाली जगह है, उसमें मैं क्या भर देता हूं, उसमें बेटा मैं क्या भर देता हूं, बीच की खाली जगह में बेटा ग्राउंड सब्सटेंस भर देता हूं। तो ये जो बीच की खाली जगह है, इसमें मैं बेटा ग्राउंड सब्सटेंस भर देता हूं। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस भर देता हूं। ठीक है, बीच की खाली जगह में बेटा क्या भर देता हूं, खाली जगह छोड़ेंगे तो है नहीं, तो बीच की खाली जगह में बेटा अपन क्या भर देते हैं, अपन खाली जगह में ग्राउंड सब्सटेंस भर देते हैं। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस भर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ग्राउंड सब्सटेंस भर देते हैं। इस तरह से बेटा कनेक्टिव टिश्यू का एक बेसिक डायग्राम हमने तैयार कर लिया। ठीक है ना, तो इसमें बेटा लेबलिंग कर लेते हैं, ये क्या है, ये आपके फाइबर्स हैं। ठीक है, ये आपके प्रोटीन के फाइबर्स हैं। कौन कौन से प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं वो मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। ठीक है ना, ओके, ये प्रोटीन के फाइबर्स हैं। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, ये आपके प्रोटीन से निर्मित हुआ हुआ फाइबर है। ठीक है, ये भी आपका प्रोटीन फाइबर है। ठीक है, ये भी आपका प्रोटीन फाइबर है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के फाइबर्स होते हैं, सब चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बड़ा सा आपका सेल हो गया। ठीक है, ये सारे सेल हो गए आपके। ठीक है, और जो बीच में अपन ने डॉट डॉट करा है, ठीक है, बीच में अपन ने डॉट 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 खाली जगह पर भरा है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको बेटा अपन ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, इसको बेटा अपन ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। वापस रिपीट करता हूं ताकि रायता सारा समेट जाए। बेटा देखो, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स फार अपार्ट होते हैं, सेल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्योंकि सेल्स दूर दूर हैं तो दो सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो इस लाइन को भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर ऊपर कि यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इन कनेक्टिव टिश्यू, इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सेल्स आर, ठीक है, सेल्स आर फार अपार्ट। ठीक है, सेल्स आर फार अपार्ट, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स दूर दूर हैं। ठीक है ना, ओके, सेल्स दूर दूर हैं तो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है। उस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर एक सब्सटेंस भरा हुआ है जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, याद रखिए। ठीक है ना, तो इन दिस इंटरसेलुलर स्पेस इज फिल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक सब्सटेंस भरा हुआ है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल के बीच में भर दिया, इंटरसेलुलर स्पेस में अपन ने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भर दिया। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसका बना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है, नंबर 1। ठीक है ना, और नंबर 2 ग्राउंड सब्सटेंस का बना होता है। अब आप बोलेंगे सर ये ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, ये किस चीज का बना है, तो ग्राउंड सब्सटेंस बेटा एक पॉलीसेकेराइड होता है, उसका बना होता है, उसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस एक पॉलीसेकेराइड यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है जिसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, तो ग्राउंड सब्सटेंस को एनसीईआरटी मैट्रिक्स भी लिखती है, याद रखिए। ग्राउंड सब्सटेंस को एनसीईआरटी मैट्रिक्स भी लिखती है, याद रखिए, मैट्रिक्स भी लिखती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो
सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में क्या भरा हुआ है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कितने कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन फाइबर्स जो ब्लू कलर के अपन ने बनाए हैं, येलो कलर के बनाए हैं, ठीक है ना, और बाकी की खाली जगह में जो इंटरसेलुलर स्पेस में आपको ग्राउंड सब्सटेंस बनना है, ग्राउंड सब्सटेंस को अपन मैट्रिक्स बुलाते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऊपर आता है, याद रखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऊपर आता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, याद रखिए, और ग्राउंड सब्सटेंस को मैट्रिक्स कहते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अलग है और मैट्रिक्स अलग है, याद रखिए। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीजों का बना है, प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस, और ग्राउंड सब्सटेंस को केवल मैट्रिक्स बुलाते हैं, ठीक है। तो वापस से मैं रिपीट करता हूं, वापस से ठंडे दिमाग से सुनो। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसका स्ट्रक्चर, सेल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, सेल्स दूर दूर होते हैं, तो सेल के बीच में बहुत सारी जगह होती है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत सारा होता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस को खाली तो रख नहीं सकते, तो इंटरसेलुलर स्पेस में एक सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दो चीजों का बना हुआ है, प्रोटीन फाइबर्स जो आपको ब्लू और येलो कलर के दिख रहे हैं, ठीक है, ये कौन से फाइबर्स हैं अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। और बाकी सेल्स के बीच में जो खाली जगह है उसमें अपन ने यहां पर ये ग्राउंड सब्सटेंस दिया। ग्राउंड सब्सटेंस को सिंपली मैट्रिक्स भी कहा जाता है, याद रखिए। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस को केवल मैट्रिक्स कहती है एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर अब आपको आ गया। अब कुछ एनसीईआरटी की लाइंस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फिर लिखने का टाइम भी दूंगा आपको, ठीक है। चलिए एक मिनट, आइए एनसीईआरटी की कुछ लाइंस जो अपन को आनी चाहिए, चलो ठीक है। तो आइए एनसीईआरटी की लाइंस देखते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर तो पता चल ही गया, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट, ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। मोस्ट अबेंडेंट का मतलब है खूब सारा होता है और पूरी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कहां कहां होता है चलो देखते हैं। एनसीईआरटी ऐसा क्यों लिखती है मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड? वो एनसीईआरटी बेटा इसलिए लिखती है, ठीक है, क्यों आप खुद देखो, ठीक है। ब्लड पूरी बॉडी में बह रहा है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। आपके बोन्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, वो बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिए। एपिथेलियम जहां भी प्रेजेंट है उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। जगह जगह पर कार्टिलेज है, नोज में कार्टिलेज है, कान में कार्टिलेज है, सारा कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिए। तो कनेक्टिव टिश्यू बेटा प्रैक्टिकली जहां पर तोंद निकली हुई है आदमी की, आदमी मोटा हो रखा है, फैट प्रेजेंट है, वो सारा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू के लिए लिखते हैं मोस्ट अबेंडेंट। मोस्ट अबेंडेंट का मतलब है बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, याद रखिए। एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए बेटा क्योंकि बॉडी का कोई कोना नहीं है जहां पर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद ना हो। क्या मेरे हाथ के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है? बिल्कुल, मेरी बोन्स कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, याद रखिए। बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू ही है, याद रखिए, ठीक है। तो पहली एनसीईआरटी की लाइन है कि मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ठीक है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज, क्यों इनका नामकरण कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा? वाई दे आर नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू? वाई दे आर नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू? क्वेश्चन ये है, ठीक है। दे आर नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे लिंक टू ऑर्गन्स, ठीक है, बिकॉज दे लिंक टू ऑर्गन्स, ठीक है, और बॉडी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर्स। सर मेरे को ये समझ नहीं आया, ठीक है, कौन से ऑर्गन्स को लिंक करता है कनेक्टिव टिश्यू? सर मेरे को समझ में नहीं आया, बताता हूं, ठीक है, बताता हूं, ठीक है। सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड पॉइंट एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम्पल लिगामेंट, लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिए। लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्या करता है, ठीक है, लिगामेंट कनेक्ट करता है किसको?
कनेक्ट करता है बोन टू अ बोन, ठीक है, बोन टू अ बोन, याद रखिए। लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन से बोन को। दो बोन्स जो हैं, एक बोन ये रही, एक बोन ये रही, लिगामेंट की हेल्प से कनेक्टेड होती है, याद रखिए। और लिगामेंट क्या है? लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। ओके, उसी तरीके से टेंडन्स, ठीक है, टेंडन्स, ओके, टेंडन्स किसको कनेक्ट करते हैं? टेंडन्स कनेक्ट मसल टू अ बोन, ठीक है, मसल टू अ बोन, ओके। तो टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, मसल से बोन को कनेक्ट करता है। आपकी मसल्स जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो बोन के साथ चिपकी होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिए। तो कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा? बिकॉज दे लिंक, ये लिंक करते हैं, दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, याद रखिए, दो बॉडी पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। आपकी स्किन जो है मसल्स के साथ अटैच्ड है, किसकी हेल्प से? स्किन के नीचे भी कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल्स के साथ स्किन को जोड़ कर रखता है, ठीक है। इसलिए हमारी स्किन अटैच रहती है मसल्स के साथ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी एनसीईआरटी की, ठीक है। तीसरी लाइन, कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। कौन सपोर्ट दे रहा है मेरे को? सपोर्ट कौन दे रहा है मेरे को? मुझे बताइए, बॉडी को सपोर्ट कौन दे रहा है? आज मैं खड़ा हूं, कैसे खड़ा हूं? बोन्स की हेल्प से। तो बोन्स जो है मेरी बॉडी को सपोर्ट देती है, याद रखिए, जिसकी वजह से मैं सीधा खड़ा हो पाता हूं। अगर मेरी बैकबोन ना होती तो क्या मैं सीधा खड़ा हो पाता? मुझे बताओ। तो कौन मेरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा बोन्स, याद रखिए, ठीक है ना। ओके, कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है? बताओ, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा आपका ब्लड, ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका ब्लड, ठीक है। तो ये एक एक लाइन आपको समझ में आ गई होगी कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, कि कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट यानी मैक्सिमम मात्रा में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो कनेक्टिव टिश्यू है, एंड इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल्स। पूरी बॉडी में सब जगह कहीं ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ गया? बिकॉज वो कनेक्ट करता है, लिंक करता है दो स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट, वो बोन टू बोन को जोड़ता है, ठीक है। टेंडन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये मसल से बोन को जोड़ता है, याद रखिए, ठीक है। ओके, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? बोन्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। कौन सी ऐसा मीडियम है जिसमें सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिए, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू की एनसीईआरटी की कुछ लाइनें मैं यहां पर लाया हूं ताकि आपको साथ साथ में एनसीईआरटी की लाइंस भी समझ में आए, ठीक है ना। और कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर अभी अभी अपन ने देखा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहली बात, सेल्स आर फार अपार्ट। सेल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, सेल्स बहुत दूर दूर होते हैं, याद रखिए। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो सेल्स आर फार अपार्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस। जब दो सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा होगा तो इस इंटरसेल्यूलर स्पेस में कुछ तो भरना पड़ेगा यार, ठीक है। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस में अपन भरते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स किन चीजों का बना हुआ है? दो चीजों का। एक तो प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। दो प्रकार के फाइबर्स आपने देखे, एक ब्लू कलर के फाइबर्स आपने देखे, ब्लू कलर के फाइबर्स आपने देखे, और एक येलो कलर के फाइबर्स आपने देखे। ये प्रोटीन फाइबर्स हैं, ठीक है ना। और बाकी की जितनी भी जगह बचेगी उसमें क्या भरोगे? बाकी की जितनी भी जगह बचेगी उसमें ग्राउंड सब्सटेंस भर दोगे। ये ससुरा ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना हुआ होता है? ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, याद रखिए। और ग्राउंड सब्सटेंस को एनसीईआरटी क्या कहती है? मैट्रिक्स कहती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? ये स्ट्रक्चर आपके कनेक्टिव टिश्यू का फोटो है, ओके। आया समझ में? तो कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी लाइन समझ में आ गई होगी। अब इसे लिखो। अब अपन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पर जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, है ना। ब्लड वेसल्स होता है ना, ब्लड वेसल्स बना दें, ठीक है। वैसे ब्लड वेसल मैं बनाता नहीं हूं, पर ये लो,
ये रही ब्लड वेसल, ठीक है, ये रही ब्लड वेसल, ठीक है, ओके, खुश, बना दी, ठीक है। चलो इसके बारे में लिखो, सारा प्रॉपरली लिखो। लिखो 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 लिखो। लिखो। चलो यार एक एक पोल कर लेते हैं, ठीक है। मुझे यार ये बताओ पोल में कि यार मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, आपको कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कवरेज कैसा है अपना, पूरा आपको कैसा एक फील आ रहा है क्लास का, ये आप मेरे को बताओ प्लीज़। आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना, ठीक है, और आप मेरे को बताना, ठीक है। चलिए 45 सेकेंड्स हैं, ठीक है, आपको वोटिंग करनी है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, सब बढ़िया लग रहा है तो थम्स अप करना, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो थम्स डाउन करना, ठीक है। चलिए बताइए। ठीक है, और कल मेरे से कोई पूछ रहा था सर मेरे को क्या कुछ और पढ़ने की भी जरूरत है, क्या मेरे को एनसीईआरटी खोल के देखने की जरूरत है? नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा पढ़ाऊंगा, सारा एनसीईआरटी है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ करना मत, बस मेरे नोट्स याद कर लेना यार, ठीक है, ओके, राइट। कुछ मत करो यार, कुछ मत करो, बस तुम नोट्स याद कर लो, ठीक है। नोट्स में हर चीज कवर होगी, ज्यादा कम सब कुछ, ठीक है। चलो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, देखते हैं भैया क्या दिया है। अरे वाह, रिजल्ट तो अच्छा है ना सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ठीक है। रिजल्ट तो अच्छा है, 98.6% बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है। अब ये 1.69% बेटा अब कौन है ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। जो भी कमियां लग रही है आप कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है, मैं उन कमियों को भी दूर करूंगा, ठीक है ना, ओके। अगर आपके पास पोल नहीं आया तो आप यहाँ पर भी लिखकर मुझे बता सकते हो, ठीक है ना, ओके, मैं यहाँ पर भी देख लूंगा, ठीक है। चलो तो अपन आगे चले, ठीक है बच्चों, ठीक है, आपने लिख लिया होगा ये, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। अब आप इन लाइंस को भी देख लो, लिखना चाहो तो ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, इनको भी कॉपी में उतार लो, क्योंकि नोट्स अच्छे बनाओगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ओके, राइट। लाइंस के आगे एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, ठीक है, कि किस कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, जैसे थर्ड लाइन में बोन की बात हो रही है, फोर्थ लाइन में ब्लड की बात हो रही है, सेकेंड लाइन में कनेक्टिव टिश्यू कौन सी चीज को किस पे लिंक करता है उसकी बात हो रही है, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड लाइन मैंने यहां पर दे रखा है, ठीक है ना बेटा, तो ये सेकेंड लाइन का एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दे रखा है कि कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू टेंडन मसल से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, आप इसको प्रॉपरली उतार लो, ठीक है ना। चलिए अब बेटा कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स करने जा रहे हैं अपन, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, है ना, साथ के साथ याद करते रहो, सेल जंक्शंस वगैरह आज पढ़ाए थे, सब कुछ याद कर लो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो चलो नोट करो, चलो चलो, प्रोटीन फाइबर कितने टाइप के होते हैं सब बताऊंगा, क्यों चिंता करते हो, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें, डन है, डन, ओके। पहले कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स कर लेते हैं बेटा, फिर छुट्टी मारेंगे, ठीक है। चलो तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स, कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन,
ठीक है, क्लासिफिकेशन। बच्चों देखो ये क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनसीईआरटी में जो क्लासिफिकेशन है वो कम समझ में आता है, इसलिए मैं ये क्लासिफिकेशन लिखवाता हूं। इसमें एनसीईआरटी की बातें भी आ जाती हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आ जाते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये क्लासिफिकेशन याद करेंगे, ठीक है। तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है, ठीक है। एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, और दूसरा है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे सर यार ये क्लासिफिकेशन करी कैसे, किसके आधार पर करी ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन करी बेटा, ये क्लासिफिकेशन अपन ने करी, ठीक है, कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स हैं उसके आधार पर, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू में बेटा प्रोटीन फाइबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स कौन कौन से हैं उसके आधार पर, ठीक है ना। और बेटा कनेक्टिव टिश्यू में बेटा ग्राउंड सब्सटेंस कैसा है उसके आधार पर बेटा ये अपन ने क्लासिफिकेशन करी है, ठीक है ना बेटा, इन तीनों पॉइंट्स पर, ठीक है। याद रखिए बेटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, इसलिए उसको अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। और बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है बेटा, जितना भी इसके अंदर आएगा वो रेगुलर टाइप के सेल्स जो है इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हम सारा पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है बेटा ये अगेन दो टाइप का है, ठीक है, ये अगेन दो टाइप का है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर अगेन दो टाइप का है, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और एक है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो अगर कोई बोले यार, कोई बोले भैया, कोई बोले कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड कर दिया, किस आधार पे किया, ठीक है। तुमने कनेक्टिव टिश्यू को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, किस आधार पर किया, तो तुम बोलोगे भैया सेल्स के आधार पर किया, ठीक है ना, भैया प्रोटीन फाइबर्स के आधार पर किया, और भैया ग्राउंड सब्सटेंस के आधार पर किया। याद रखिए, तो कनेक्टिव टिश्यू में जो अपन ने पहली ब्रांच बनाई है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उनका क्लासिफिकेशन का आधार ये होता है, याद रखिए, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक एरियोलर, ठीक है, और एक एडिपोज, ठीक है, एडिपोज, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, एक व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को मैं सीटी लिख रहा हूं, सब पढ़ाऊंगा चिंता मत करो, और एक येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और जो व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इसमें और येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बेटा हम जो है रेगुलर वाला पढ़ेंगे, ठीक है, रेगुलर क्या होता है, ठीक है, रेगुलर क्या होता है इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर क्या होता है बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा, ओके। और इसमें इर्रेगुलर क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, याद रखिए, इर्रेगुलर क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें इर्रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें अपन इर्रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, इर्रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इसमें ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अपन ये सब पढ़ने वाले हैं, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर इर्रेगुलर दोनों पढ़ेंगे, येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में केवल रेगुलर पढ़ेंगे, इर्रेगुलर कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो ये तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम लोग
स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में मैं आपको बोन पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा, और मैं आपको कार्टिलेज पढ़ाऊंगा, ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना बेटा। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में मैं आपको बोन पढ़ाऊंगा और कार्टिलेज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में दूसरा कौन सा आ रहा है? दूसरा आ रहा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में अपन दो पढ़ेंगे, एक ब्लड, ठीक है, और एक लिम्फ, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में अपन ब्लड एंड लिम्फ पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके तो बेटा ये कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन हो गई जो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू पहले चालू करेंगे। इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर पढ़ेंगे, एडिपोज पढ़ेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर और इररेगुलर दोनों पढ़ेंगे। येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में केवल रेगुलर अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा एनसीईआरटी में अप एंड अबव पढ़ा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना। हल्का सा 5-6% जो है अपन ने धनिया मिर्ची ऊपर से डाला है इसमें, ठीक है। ओके फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे जिसमें बोन और कार्टिलेज पढ़ाऊंगा, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगा जिसमें ब्लड एंड लिम्फ अपन पढ़ेंगे, याद रखिए, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बेटा एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, याद रखिए। इसमें प्रोटीन फाइबर्स नहीं होते जो अपन ने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़े थे ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन फाइबर्स, इसके अंदर वो प्रोटीन फाइबर्स नहीं होते। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए कि कौन से कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटीन फाइबर नहीं है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड में प्रोटीन फाइबर नहीं होते। ये कंठस्थ कर लो, दिमाग में बसा लो, रचा लो, इस पे क्वेश्चन आ सकता है नीट के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले पढ़ाऊंगा एरियोलर, फिर पढ़ाऊंगा एडिपोस, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैं पढ़ाऊंगा व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें अपन रेगुलर अरेंजमेंट भी देखेंगे, इररेगुलर अरेंजमेंट भी देखेंगे, ठीक है ना। और येलो फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हम केवल और केवल रेगुलर अरेंजमेंट ही देखेंगे, याद रखिए, इररेगुलर अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। सीटी का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको बोन, ठीक है, और कार्टिलेज, ठीक है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड और लिम्फ, ठीक है ना, बात समझ में आया, ठीक है। और याद रखिएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें प्रोटीन फाइबर्स नहीं होते, ठीक है। अब इसको अगली क्लास में बढ़ेंगे, इसको आगे लेकर, ठीक है। ओके समझ में आया, ठीक है। इसको अगली क्लास में अपन आगे लेकर बढ़ेंगे। ये चार्ट याद कर लेना, चार्ट में से ये 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं नीट के अंदर, याद रखना, ठीक है। चलो बस नोट्स याद करने हैं, नोट्स याद कर लो यार, भगवान के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। पीवाईक्यू भी मैं ही क्लास में करवाऊंगा, सब कुछ मैं ही करवाऊंगा, तुम बस नोट्स याद कर लो, ठीक है। चलो डीपीपी सॉल्व करना, लिख लो, इसे लिख लो, प्लीज राइट इट डाउन, लिख लो। चलो उतार लो इसे। कल की क्लास तो अपनी नहीं है, अब अगली क्लास में मुलाकात होगी, डीपीपी के सॉल्यूशन आएंगे आपके पास, देखिएगा जरूर, ठीक है। मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट क्लास में, है ना बच्चों। बाय, इसे याद करो, है ना, सब चीजों को याद करो, प्रॉपर तरीके से याद करो। सही चल रहा है अपना, ठीक है, आराम से बढ़िया करवाएंगे, ठीक है। समझते जाइए, कंटेंट याद करते जाइए, ठीक है। चलिए चलो बाय, लिख लो इसे अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए।